अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज फिर हम आ गए, रेडियो एक्टिविटी लेके आए हैं जनाब। अब हम देखें न्यूक्लियर फिजिक्स आहिस्ता आहिस्ता अब डेंजर जोन में दाखिल होता जा रहा है। चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता हम एटम बम चलाएंगे, हाइड्रोजन बम चलाएंगे और जो बस ही नहीं हमारा चलेगा, बाकी हम सारा कुछ चला लेंगे। बहरहाल अभी तो हम जनाब एटम बम की तरफ जाना तो जरा बाद में होगा, बस शुरुआत होने लगी हैं जनाब। अली रेडियो एक्टिविटी क्या है? आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं बेटा जी, ये है असल में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि कोई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी जनाब। फिर किसी मुनासिब वक्त पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये जैसे सियासी लोग बयान देते हैं ना कि फलां बंदा बहुत करप्ट है, लेकिन मैं मुनासिब वक्त पे उसके राज अफशा करूँगा। बंदा पूछे कि जनाब अगर वो वाकई में करप्ट है तो मुनासिब वक्त कौन सा होना है, आप उसको बताएं लोगों को। बहरहाल चलो जी, आप जरूरत नहीं गल्ला करनी है। तो जी बहरहाल जनाब ये है रेडियो एक्टिविटी, यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ताबकारी जनाब। न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है जनाब एनर्जी। न्यूक्लियस से एनर्जी कौन सी निकलेगी वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बात यह है जनाब कि रेडिएशन का लफ्ज़ जनरली हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी हम कई दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ जगहों पर। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम रेडिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे इस हेडिंग के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, तो हमारा मतलब होगा न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होगी? ये वो रेडिएशन होगी जो किसी न्यूक्लियस से निकल रही है। और न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशन जनाब तीन तरह की हो सकती है, अल्फा, बीटा, गैमा। नाम तो सुना होगा, अल्फा, बीटा या गैमा। तो जब न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल जाएगी, फिर उस बेचारे पे, नमाने पे क्या असर पड़ेगा, क्या उसकी सूरत हाल बनेगी, उसकी भी तीमारदारी कर लेंगे। बहरहाल हुआ ये जनाब के आपने जूनियर क्लासेस में कहीं पे पढ़ा होगा जनाब कि ये 1896 में, 1896 में हेनरी बैकरल साहब ने जनाब ये फिनोमेनन दरियाफ्त किया। हुआ ये कि वो काम करते करते एक दिन अपनी ड्रा बंद करके चला गया जी। अगले दिन आया तो उसने देखा कि ड्रा में चंद फोटोग्राफिक प्लेट्स पड़ी थी, उन पे धब्बे पड़े हुए थे। तो उसके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि जनाब ये धब्बे कहाँ से आ गए। तो काफ़ी सारी कोशिश की, इधर उधर देखा दुखा, कोई ऐसी शय नज़र नहीं आई जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला करने का सबब बन सके या उस पर स्पॉट्स डाल सके। ये तो अंदाज़ा था कि किसी न किसी तरह की एनर्जी की वजह से ही स्पॉट्स बने होंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो जनाब और तो किसी चीज़ की समझ नहीं आई। तो उसने देखा जनाब आली कि यहाँ पे यूरेनियम का कोई छोटा सा पीस पड़ा था। तो उसने जनाब एक्सपेरिमेंट किए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपेरिमेंट से वाज़ेह हुआ कि ये यूरेनियम ही थी जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ स्पॉट्स बन गए थे जो धुंधली हो गई थी। जैसे एक्सरे फिल्म पे वो स्पॉट्स पड़ने से वो गहरे रंग की हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो जनाब अंदाज़ा ये लगाया गया कि यूरेनियम से कोई ऐसी शय निकली, एनर्जी ही ऑफ कोर्स, जिसने फोटोग्राफिक फिल्म को, उस प्लेट को धुंधला दिया, यानी उस पर स्पॉट्स बना दिए। तो पता चला जी कि यूरेनियम से रेडिएशन निकल रही है। फिर जनाब मैम क्यूरी और उनके हस्बैंड थे जनाब पेरी क्यूरी, उन्होंने जनाब रेडियम और पोलोनियम भी दरियाफ्त किए। उन्होंने वो भी रेडियो एक्टिव थे, जो कि आजकल आप रेडियम डायल वाली घड़ियाँ भी पहनते हैं और नाम भी अक्सर आपने सुन लिया होगा अब तक। तो जनाब ये नेचुरली निकलने वाली रेडिएशन है। तो जनाब अब हमें ये पता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनके चार्ज नंबर 82 या उससे ज़्यादा हैं वो रेडिएशन खारिज करते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। हालांकि यूरेनियम का चार्ज नंबर 92 होता है, लेकिन यहाँ पे 82 या उससे ज़्यादा वाले रेडियो एक्टिव हैं तो उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यूरेनिक यूरेनियम से नाम इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले यूरेनियम में ये फिनोमेनन ऑब्जर्व किया गया। तो जनाब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स रेडिएशन खारिज करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो क्या जो ट्रांस यूरेनिक नहीं है, जिनका चार्ज नंबर 82 से कम है, क्या वो रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि नेचुरली अकरिंग फिनोमेनन है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडिएशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशन है। तो क्या जिनका चार्ज नंबर 82 से कम है वो रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे? जनाब वो भी कर सकते हैं। वो जनाब एक भला सा शेर है, बड़ा ही मज़ेदार। कहते हैं कि जी एक ऐसी घड़ी भी आई थी इश्क में कि हम खाक को हाथ लगाते तो सितारा करते। कहते जनाब कि हम पे भी वो वक्त आया था इश्क में कि हम भी मिट्टी को हाथ लगाते तो उसे भी सितारा कर देते। कहते हैं कि जवानी हर एक पे आती है, मुझ पे भी आई थी।
आप पे भी आई होगी, हरकतों से पता चल जाता है कई लोगों की, मतलब जवानी का अपना हुस्न होता है ना जी। तो जनाब इसी तरह से हर एक एलिमेंट पर भी जवानी आई होगी कभी ना कभी, तो हर एक एलिमेंट से रेडिएशन खारिज हो सकती है, हुआ करती है। उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आ सकता है जब उसमें से रेडिएशन निकले। रेडिएशन क्या है? एनर्जी। और एनर्जी कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है जनाब आली? अल्फा, बीटा और गैमा, इनमें से ही कोई पॉसिबिलिटी होगी। या तो अल्फा खारिज होगा, या बीटा खारिज होगा, या फिर गैमा खारिज होगा जी किसी भी न्यूक्लियस से। नेचुरली हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियली और भी कई पॉसिबिलिटीज होंगी, वो आगे जाके हम एक लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी ना किसी एलिमेंट से उसकी जिंदगी में जो ट्रांसयूरेनिक नहीं है वो भी रेडियो एक्टिव हैं, वो भी रेडिएशन खारिज करेंगे। पॉसिबिलिटी किसी की जरा ज्यादा होगी, किसी की जरा कम होगी, लेकिन बहरहाल होगी सही। तो जनाब आमतौर पे जनरली जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है पहले हम वो डिस्कस कर लें, उसके बाद कोई और बात करेंगे। तो जनाब आली होता ये है कि अगर आप रेडिएशन का कोई सोर्स, कौन सा सोर्स जिसमें से रेडिएशन निकल रही है, अब कौन सी रेडिएशन निकल रही है, कोई भी पॉसिबल हो सकती है। यहां पे हम रखते हैं जनाब आली एक चैम्बर में, जनाब ये लेड का चैम्बर है, दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार बन जाओ, ये वही शीशा है, लेड है, प्लम्बक है। ये प्लम्बक टेट्राइथाइल लेड होता है जनाब, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और जनाब यही होता है वो जो सिंदूर होता है। तो जनाब ये हमारे पास लेड का ब्लॉक है, ये सारा हिस्सा सॉलिड है जी इसका। लो जी ये सारा सॉलिड है जी। यहाँ पे ये हिस्सा, इसमें कैविटी सी बनाई हुई है, और इसमें जनाब हमने रखा कोई रेडिएशन का सोर्स, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा जिसमें से रेडिएशन निकल सकती है। तो जनाब हमने इसके बाद जनाब यहाँ पे रखी जी एक फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक प्लेट। जहाँ पे स्पॉट पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ी है, कोई एनर्जी पड़ी है। अब इस सोर्स से निकल के जो रेडिएशन जा रही है, रास्ते में हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उससे पता चलेगा कि रेडिएशन पे चार्ज है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल का रास्ता तब्दील कर सकते हैं। तो फर्ज करेंगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो जनाब ऑब्जर्व ये किया गया कि कुछ रेडिएशन तो बिल्कुल सीधी चली गई, और ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जाके सीधे ही जाके स्पॉट बना। ये गैमा है जिस पे चार्ज नहीं है, और आज हम जरा बेहतर तौर पे जानते हैं कि गैमा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो फोटॉन्स हैं, चार्जलेस है, मैसलेस है, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट। ये चूंकि चार्ज नहीं है तो ये अफेक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से, और ये स्ट्रेट चली जाएंगी। कुछ रेडिएशन ऐसी होगी जो पॉजिटिव की तरफ डेविएट कर गई, कुछ ऐसी हैं जो पॉजिटिव की तरफ डेविएट कर गई, इन पे नेगेटिव चार्ज है। अभी हम जरा मशहूर बातें कर रहे हैं, गैर मशहूर बातें जरा बाद में करेंगे। कुछ रेडिएशन ऐसी होगी जो कि नेगेटिव की तरफ बेंड कर गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव की तरफ बेंड कर गई, ये अल्फा रेडिएशन है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव की तरफ बेंड कर गई, ये बीटा है। और जो बीटा है ये असल में इलेक्ट्रॉन ही है। वैसे बीटा दो तरह के पॉसिबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव बीटा है तब ये जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव बीटा है फिर ये नेगेटिव की तरफ बेंड करेंगे। एक और बात जो आपने खास तौर पे ख्याल रखना है और जो यहां पे बनाना है वो क्या है जनाब, कि जो बीटा है देखें ये ज्यादा बेंड की है और अल्फा थोड़ी बेंड की है। वजह क्या है कि जो अल्फा है ये असल में हीलियम का न्यूक्लियस है, चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा लिखते हैं वो भी ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जरा हैवी किस्म की रेडिएशन है, चार्ज और मैस इसका जरा ज्यादा है। चूंकि मैस ज्यादा है तो अपने हैवी होने की वजह से ये थोड़ा बेंड होंगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को ज्यादा बेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन बीटा वाली होती, पॉजिटिव बीटा यानी पॉजिट्रॉन होता, तो फिर ये ज्यादा बेंड होता इधर को। आमतौर पर नेगेटिव बीटा ही यहाँ इस डायग्राम में बनाया जाता है, इसलिए मैंने भी यही बना दिया है, आपने भी यही बना देना है। तो बीटा चूंकि इलेक्ट्रॉन है और इस पे चार्ज
इलेक्ट्रॉन वाला है वो आपको पता ही है। तो जनाब इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ऐसे -1, चार्ज नंबर -1 है और मैस नंबर कितना है 0, मैस निग्लिजिबल स्मॉल है। और या फिर ये होगा पॉजिट्रॉन जिस पे चार्ज होगा +1 और मैस नंबर कितना है जी इसका 0। तो बीटा पार्टिकल यहां पे ज्यादा बेंड करेंगे मैस कम होने की वजह से, अल्फा थोड़ा बेंड करेंगे मैस ज्यादा होने की वजह से। तो जो रेडिएशन नेगेटिव की तरफ चली गई वो पॉजिटिव चार्ज वाली है, जो पॉजिटिव की तरफ चली गई वो नेगेटिव चार्ज वाली है, और जो सीधी चली गई वो न्यूट्रल है। एक बात है, हमने जो रेडियोएक्टिव मटेरियल यहां पे रखा उसमें से अल्फा भी निकली, बीटा भी निकला, गैमा भी निकला ना जी ना। ये असल में एक्सपेरिमेंट के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के कंबाइंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं जनाब। अगर एक पार्टिकल में से अल्फा निकल रहा है उसमें से हमेशा अल्फा ही निकलेगा, जिसमें से बीटा निकल रहा है बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव उसमें से वो ही निकलेगा, वो तो उसकी पहचान है एक तरह से। तो कोई भी जो अल्फा एमिटर है, बीटा एमिटर है या गैमा एमिटर है वो वही रेडिएशन खारिज करेगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें पॉसिबिलिटीज अदरवाइज भी हो सकती हैं, लेकिन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में वो किसी भी न्यूक्लियस में से वही रेडिएशन निकलेगी जो उसमें से निकलती है। मतलब दुनिया जहान का आप यूरेनियम इकट्ठा कर लें, यूरेनियम के किसी भी एलिमेंट से जब भी रेडिएशन निकलेगी अल्फा ही निकलेगी। और इसी तरह से जनाब आली थोरियम से जब भी निकलेगी बीटा रेडिएशन ही निकलेगी, कोबाल्ट से जब भी निकलेगी गैमा रेडिएशन ही निकलेगी। अब इक्वेशन में लिखता हूं थोड़ी देर बाद। तो जनाब इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तरह का रेडियोएक्टिव मटेरियल रखेंगे तो उसमें से एक लाइन बनेगी, एक तरह की रेडिएशन बनेगी, दूसरी तरह से दूसरी बनेगी। हमने कई एक्सपेरिमेंट्स को एट द सेम टाइम यहाँ पे ड्रा किया है। एक ही एलिमेंट से तमाम तरह की रेडिएशन नहीं निकल रही, ना ही निकल सकती है। तो ये बात ध्यान में रहे कि ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट में से अल्फा भी निकल रही है, गैमा भी निकल रही है, बीटा भी निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जब किसी न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलेगी तो न्यूक्लियस में क्या होगा जी, चेंज आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। अब देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। सवाल ये पैदा होता है कि किसी न्यूक्लियस से रेडिएशन क्यों निकलेगी। अभी हम इस बात में ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये समझ लें कि न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ने मिलकर कॉम्बिनेशन बनाया, भाग गए, न्यूक्लियस में निकल गए। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, 2 इकट्ठे होकर निकल गया जी, चलो ठीक है। गैमा रेडिएशन तब निकलती है, गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा रेडिएशन निकलेगी तो उसके चार्ज नंबर में 2 का फर्क पड़ेगा, मैस नंबर पे 4 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए हैं। गैमा चार्ज लेस है और मैस लेस है। गैमा रेडिएशन निकलेगी न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा रेडिएशन निकलेगी तो फर्क पड़ेगा। अभी देख लेते हैं। तो जब रेडिएशन नहीं निकली अभी न्यूक्लियस में से तो कब निकलेगी, कि ये चूंकि नेचुरल फिनोमेनन है आप कुछ नहीं कह सकते। यूरेनियम, थोरियम, प्रोएक्टेनियम, पोलोनियम, रेडियम, रेडॉन, ये सारे के सारे जो मैंने मुख्तलिफ नाम लिए हैं मशहूर एलिमेंट हैं और जिनसे हमें अक्सर बेशतर वास्ता पड़ता रहता है, और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। जब से ये कायनात बनी है तब से ये मौजूद हैं। इनमें से कुछ का डिके हो गया है, मतलब कुछ में से रेडिएशन निकल गई है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अभी डिके नहीं हुआ। एक ही तरह के एलिमेंट हैं जिनमें से कुछ का डिके हो गया और कुछ का अभी नहीं हुआ। जिनका हो गया तो क्यों हो गया और जिनका नहीं हुआ तो अभी तक क्यों नहीं हुआ भाई, ये नेचुरल है। अदब की बात है, वरना मुनीर जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है। तो जो सुन रहा है वो कब बोलेगा कोई पता नहीं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा सुनाते हैं किसी बंदे को, वो कुछ नहीं कहता, कई दफ़ा पट्टे पे हाथ ही रखने देता, साथ ही आकड़ जाता है, गले पड़ जाता है। हो सकता है जनाब कब वो वक्त आएगा, एक बंदा बैठा कुछ सोच रहा है, कभी भी फट सकता है आतिशफशां की तरह, कभी भी आपके गले पड़ सकता है। कब ऐसा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ औक़ात बंदा बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेता है, बाज़ हूँ चूँ भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं आप हम सब इसी फेज से गुजरते हैं, इन्हीं कैफियत से गुजर रहे होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस से किसी भी वक्त रेडिएशन निकल सकती है। असल में होता क्या है, आप कब किसी के गले पड़ जाते हैं, असल में आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते जब दिमाग इस हद तक पहुंच जाए, कहते नहीं पक गया, तो पक के फिर पाट जाता है, फिर फट जाता है। अब इसी तरह से न्यूक्लियस के लिए उसमें न्यूक्लियॉन्स मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और
एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होती हैं। तो होते होते कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इस हद तक हो जाए, अभी हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो तो मिलकर जनाब न्यूट्रॉन बना देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में ना मिले और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना पड़े इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन की अट्रैक्शन से बचने के लिए उसको इतनी तेजी से मूव करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड अचीव करेगा, तब वो रह सकेगा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं और मूव करते करते कई दफा एनर्जी को लूज करते हैं, गेन करते हैं। किसी की एनर्जी इस हद तक हो सकती है कि वो न्यूक्लियस से ही निकलवा गए। तो अगर वो वक्त कभी भी आ सकता है, किसी पे सैकड़ों अरबों साल पहले आ चुका होगा, किसी पे अब आ रहा है और किसी पे अभी वो वक्त आना है। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी एक न्यूक्लियस से रेडिएशन कब निकलेगी। बहरहाल ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, किसी पे भी ये वक्त आ सकता है। तो जनाब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियस में तब्दीलियां जो होती हैं अल्फा डिके के नतीजे में, बीटा डिके के नतीजे में, गैमा डिके के नतीजे में। डिके का मतलब है कोई ऐसी तब्दीली आए जिससे कोई खराबी आ जाए, तबाही आ जाए, तो डिवास्टेटिंग सिचुएशन बन जाए, वो सिचुएशन कहलाती है डिके। तो जनाब अल्फा डिके क्या होगा, बीटा डिके, गैमा डिके क्या होगा, देखते हैं जनाब यानी हमारे पास एक एलिमेंट है ये XZA, जी चार्ज नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर मास नंबर है। ये हमारे पास जनाब पेरेंट एलिमेंट, इसमें से रेडिएशन निकलेगी। तो अगर वो निकलने वाली रेडिएशन है जनाब यानी अल्फा यानी कि He24, तो अब राइट हैंड साइड पे आपने चार्ज नंबर भी लेफ्ट वाला करना है और मास नंबर भी लेफ्ट वाला करना है। तो हमारे पास जो बचा है उसमें चार्ज नंबर क्या होगा, Z-2, जमा करें Z-2 + 2, ओवरऑल क्या होगा, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, Z बचेगा। तो अब आप समझ गए हैं कि ऊपर क्या आएगा, A-4। तो जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा रेडिएशन निकलेगी तो उसके चार्ज नंबर में 2 कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। जनाब वो पीरियोडिक टेबल पे 2 दर्जे पीछे आ जाएगा। ये क्या है बेटा जी, ये है पेरेंट एलिमेंट और ये क्या है डॉटर एलिमेंट। सन एलिमेंट नहीं होता हमारे पास, सिर्फ डॉटर एलिमेंट ही होते हैं। और ये क्या है, ये वो रेडिएशन है जो इसमें से निकल रही है। आप सिंपली अल्फा भी लिख सकते हैं या He24 करके भी लिख सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई। कौन सा है अल्फा एमिटर, जनाब अली रेडॉन अल्फा एमिटर है, यूरेनियम अल्फा एमिटर है। तो एग्जांपल के तौर पे जो आपकी बुक में दी हुई मैं वही कोट करता हूं। रेडियम जनाब अली अल्फा एमिटर है, चार्ज नंबर है इसका 88 और मास नंबर ये इसके 1 ऑफ द आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स को हमने जिक्र किया हुआ है। कुछ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स भी होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, मुख्तलिफ न्यूक्लाइड्स के। कितने हो सकते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी का कोई एक भी आइसोटोप ना हो और हो सकता है किसी का कोई 32-34 आइसोटोप भी हो। और कुछ आइसोटोप होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं और कुछ होते हैं आर्टिफिशियली मेड जो कि किसी एक्टिविटी के नतीजे में बन जाते हैं। आगे जाके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे, उसके नतीजे में कि ऐसे आइसोटोप भी बन जाते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहां पे आपने ख्याल रखना है कि अगर अल्फा एमिटर है तो इसमें से अल्फा निकल रहा है He24, तो पीरियोडिक टेबल पे अब ये 2 दर्जे पीछे जाएगा। चार्ज नंबर 88 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 86, मास नंबर 226 में से कम करके बनेगा 222 और ये रेडियम कन्वर्ट हो जाएगा जनाब अली रेडॉन में, रेडॉन गैस में। अब आप देखें, आपने मास नंबर के लिहाज से पहचान करना होती है, सॉरी चार्ज नंबर के लिहाज से आपने पहचान करना होती है। मास नंबर में घाटा वाधा हो सकता है, मतलब कई सारे आइसोटोप्स पॉसिबल हो सकते हैं। असल में जो एलिमेंट की पहचान है वो उसका चार्ज नंबर है, उसका मास नंबर उसकी आइडेंटिटी नहीं है। मास नंबर 222 किसी और का भी हो सकता है, चार्ज नंबर 86 सिर्फ इसी का, ये रेडॉन का और रेडियम का 88 है, ये इनका ही है। तो ये है जनाब अली अल्फा एमिटर। हीलियम के साथ में आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं जी कि ये अल्फा है। इसी तरह से जो बीटा एमिटर होगा XZA, आपके जन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि न्यूक्लियस में से बीटा यानी इलेक्ट्रॉन कहां से निकल आया, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल सही सवाल पैदा हो रहा है, जवाब इसका देते हैं अभी। तो जब इसमें से माइनस बीटा होगा यानी कि नेगेटिव बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए अब ये चार्ज नंबर इसका -1,
इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट था उसका चार्ज नंबर क्या होगा जी, Z+1। जब बीटा पार्टिकल नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन खारिज होगा न्यूक्लियस में से, तो ये पार्टिकल पीरियोडिक टेबल पे एक दर्जे आगे चला जाएगा, Z+1 -1 Z बन जाएगा और मैस नंबर रहेगा ए का ए ही। ये बन गया जनाब डाटर एलिमेंट। मिसाल के तौर पे जनाब आली कौन सा है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीटा इमिटर है, नेगेटिव बीटा इमिटर, थोरियम जनाब आली 90 और ये 232 और ये बन जाएगा जनाब प्रोएक्टेनियम 91, पीरियोडिक टेबल पे एक दर्जा आगे और मैस नंबर रहेगा इतने का इतना ही प्लस नेगेटिव बीटा खारिज होगा जनाब। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक इथों आ गया। चलो देख लेते हैं, ये है जनाब नेगेटिव बीटा इमिटर। तो इसी तरह से बेटा जी पॉजिटिव बीटा इमिटर कौन सा है, K40। आप देखें ये पहला एलिमेंट है जो मैंने लिखा है जनाब, जो कि ट्रांसयूरेनिक नहीं है लेकिन रेडियो एक्टिव है। और कई दफ़ा कई आइसोटोप ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियली बन जाते हैं। आर्टिफिशियली बनने वाले, किसी एक्टिविटी के नतीजे में बनने वाले आइसोटोप्स आमतौर पे स्टेबल नहीं होते, उनके रेडियो एक्टिव होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और एक और बात भी देखें, मैंने लफ्ज़ बोला K40, चार्ज नंबर है इसका 19। चार्ज नंबर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, चार्ज नंबर तो उसकी आइडेंटिटी है तो पोटाशियम का ये 90 ही रहना, इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है मुख्तलिफ आइसोटोप्स का। तो इसलिए जब आप बोलेंगे आप कहेंगे जनाब के रेडियम 226 88 तो कन्फर्म है, इसी तरह से K40 19 तो कन्फर्म है, बोल लें या ना बोलें। तो K40 भी हो सकता है, K41 भी हो सकता है, K39 भी हो सकता है, K37 भी हो सकता है। तो जनाब K40 और ये पॉजिटिव बीटा जब एमिट करेगा तो क्या बनेगा जनाब अली, यहाँ पे 18, चार्ज नंबर क्या होगा 18 जो कि आर्गन का है और मैस नंबर क्या होगा जी 40 का 40 ही। ये पॉजिटिव बीटा इमिटर है। इसी तरह से जनाब अली जो गैमा इमिटर है वो क्या है, कोबाल्ट 60। फिर मैंने मैस नंबर ही बोला है, चार्ज नंबर कितना है जनाब इसका 27। और ये जब गैमा रेडिएशन इमिट करेगा तो क्या होगा, तो गैमा तो चार्ज लेस है और मैस लेस है, तो ये क्या होगा कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। कहते गधा मक्के से फिर आए मदीने से फिर आए हज कर आए, रहेगा गधे का गधा ही। तो कोबाल्ट में से जब गैमा रेडिएशन निकलेगी जो कि चार्जलेस भी है और मैसलेस भी है, तो ये रहेगा वही कोबाल्ट का कोबाल्ट ही। लेकिन फिर इस कोबाल्ट में और इस कोबाल्ट में क्या फर्क है, जब आप गुस्से में आके किसी को 4 बातें सुना देते हैं ना, आप की सेहत पे क्या क्या हुआ, क्या कस गया, कुछ नहीं हुआ, आप वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे बातें सुनाने से गुस्से में, एक ना यहूदियों में है दीवार गिरिया, फलस्तीन में है, वो जनाब वो जाके वहाँ पे रोते पीटते हैं गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, हल्के हो जाते हैं। कहते हैं साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है, नुमान साहब ने आपको जुर्माना कर दिया, पनिशमेंट दे दी, घर वालों ने सताया, उस्तादों ने सताया या मुझे शागिर्दों ने सताया, तो क्या करें जी कि पंचिंग बैग लें, बॉक्सिंग वाले होते हैं ना, वो लटका लें, बॉक्सिंग वाले ग्लव्स पहने, उस पर नाम लिख लें, एक तरफ लिख लें जी नुमान साहब का नाम, एक तरफ लिख लें किसी और प्रोफेसर का नाम। लो जी अब सुबह शाम को सुन्नो मुक्की उस पर मारें, उससे क्या होगा कैथारसिस हो जाएगा, जरा आपका गुस्सा उबाल निकल जाएगा, अब डीएक्साइट हो जाएंगे। बिल्कुल यही काम इसके साथ हुआ। तो ये जो कोबाल्ट था गैमा रेडिएशन निकलने के बाद डीएक्साइट हो गया। इससे पहले चैप्टर 20 में हम डिस्कस कर चुके होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो हम कहते हैं एटम इज एक्साइटेड। यहां पे एटम नहीं एक्साइट हो रहा, यहां पे न्यूक्लियस एक्साइट हुआ। कैसे हुआ, अंदरों अंदरी, इसके अंदर ही लावा पकता रहा, न्यूक्लियस की एनर्जी इस तक लेवल तक पहुंच गई कि नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी हो गई। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे करके स्टेरिक, मैथ वाले से कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो जनाब अब इसका मतलब ये है, इस सैंपल का मतलब ये है कि ये एक्साइटेड है। तो जब गैमा रेडिएशन निकल गई न्यूक्लियस डी एक्साइट हो गया। जो यहाँ पे न्यूक्लियस एक्साइट और डी एक्साइट हो रहा है, फिलहाल यहाँ पे नेचुरली एक्साइट हो रहा है। आगे जाके हम आर्टिफिशियल भी इसे करेंगे, किसी बंदे को हालात की वजह से वैसे ही गुस्सा आ गया और किसी को हमने गुस्सा चढ़ा दिया। तो जनाब ये तो नेचुरली एक्साइट हुआ था, डी एक्साइट हो गया, गैमा रेडिएशन का निकलने से चार्ज नंबर मैस नंबर पे फर्क नहीं पड़ा। एक सवाल का जवाब रह गया, क्या कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है जी पाजी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, पैदा तो हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है।
मार्ज वजूद में आ जाता है किसी न किसी वजह से। और जो किस वजह से, हम प्रीवियस वीडियो में ये बात कह चुके हैं, डायलॉग में बोल चुका हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर कंपोजिट्स। ये किसी और के मिलने से बने हैं। इस चैप्टर के वेरी लास्ट लेक्चर में जाके डिस्कशन होगी इस पे, किससे मिलके बने, क्वार्क से मिलके बने हैं ये। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक से दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये प्रोटॉन है चार्ज नंबर 1 और मास नंबर भी 1। तो न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो देखें राइट हैंड साइड पे चार्ज नंबर मास नंबर बैलेंस करें। इधर 1 है तो यहां पे अब 0 होगा, 1 + 0 1, यहां पे 0 है तो यहां पे 1 होगा, 0 + 1 1, यहां +1 होगा तो ये पॉजिटिव बीटा खारिज होगा, पॉजिट्रॉन खारिज होगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन इमिट होगा, और इसी तरह से न्यूक्लियस के तभी चार्ज कंजर्व रह सकेगा, और मैस तो वैसे उतने का उतना ही है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा जनाब, मैस नंबर तो 0 है, 0 + 1 0 + 1 1, तो यहाँ पे चार्ज नंबर है 0, यहाँ पे 1 है तो -1 होगा, 1 - 1 0 होगा, नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन खारिज होगा। तो ये याद रखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन लिख के आपने ऐसे बैलेंस करके समझ लेना है कि न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन इमिट होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। हर एक न्यूक्लियस में ये काम नहीं होता। नेचुरली कुछ एलिमेंट हैं जिनके अंदर कभी कभार आपने खबर सुनी होगी ना जी कि फलां कभी कई लड़की लड़का बन गई, लड़का लड़की बन गई, तो उससे क्या होगा, मैस नंबर पे धरती पे बोझ कम या ज़्यादा नहीं होगा, मेल फीमेल की रेशो में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज नंबर मैस नंबर बैलेंस रहेंगे। तो जनाब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल बन गया तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इमिट कर दिया, और ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ तो बैलेंस करने के लिए साथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इमिट होगा। ये फिर जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन क्रिएट होंगे न्यूक्लियस के अंदर तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकेंगे, इन्हें बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये तो इनकी है खैर मजबूरी। तो जनाब आज के इस वीडियो में हमने मोटी मोटी रेडिएशन पे डिस्कशन की है, कोई ज़्यादा डिटेल में हमने बहस नहीं की, इनकी रीजंस डिस्कस नहीं की हैं। ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेनन है जनाब। तो आगे चल के इस पे कुछ और बहस हम करने वाले हैं अगली आने वाली वीडियोस में। तो जैसा कि कहा करते हैं कि हमारे साथ रहिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बोरिया बिस्तर उठा के मेरे पास ही आ जाएंगे, सर आपने कहा था हमारे साथ रहिएगा, अपने अपने घर में रहिएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमें देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।